अर्थशास्त्री यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं का इस खास डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जो तकनीक, इंसानियत और युद्ध के नियमों का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। सही कहा। हम अक्सर मानते हैं कि जो हमारी आधुनिक रक्षा प्रणालियां हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इतने एडवांस्ड हैं कि उनमें कोई चूक हो ही नहीं सकती। हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन आज की हमारी चर्चा का केंद्र वो घातक विफलताएं हैं जिन्हें सैन्य भाषा में फ्रेंडली फायर या गलत पहचान कहा जाता है। हम ये देखेंगे कि नागरिक उड्डयन और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में जब ये सिस्टम फेल होते हैं तो उसके क्या भयंकर परिणाम होते हैं। और इस पूरी चर्चा को एकदम ठोस तथ्यों पर आधारित रखने के लिए आज हमारे पास कई आधिकारिक जांच रिपोर्टें और शोध मौजूद हैं। हाँ, मैंने देखा कि काफी सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। जी। इनमें 2003 का जो चर्चित पैट्रियट और टॉर्नेडो विमान हादसा था, उसकी रिपोर्ट है। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PS-752 की आधिकारिक जांच रिपोर्ट है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और अमेरिकी F-15 विमानों के जो फ्रेंडली फायर के मामले थे, उनकी खबरें भी शामिल हैं। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियानों की जटिलता को समझने के लिए हमने यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के एक बहुत विस्तृत शोध को भी शामिल किया है। ये तो बहुत ही गहरा रिसर्च मटेरियल है। लेकिन चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक जरूरी बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। जी बिल्कुल। इन स्रोतों में कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य विवादों का जिक्र है, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी देश, संस्था या विचारधारा का पक्ष लेना एकदम नहीं है। हाँ, हमारा काम बस तथ्यों को सामने रखना है। बिल्कुल। हम निष्पक्ष रूप से केवल उन घटनाओं और जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो मूल दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो इस पूरे डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है? मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि जब अत्यधिक उन्नत तकनीक, भयंकर मानवीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जटिलताएं एक ही समय पर आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? हाँ, तो ये अचूक माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाते? सही बात है। फ्रेंडली फायर सुनने में भले ही एक साधारण सा तकनीकी शब्द लगे, लेकिन असल में ये एक भयानक त्रासदी है जहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है। बिल्कुल। और स्रोतों में हाल ही के कुछ बहुत स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 27 फरवरी को बग्गाम में भारतीय वायुसेना के एक चॉपर क्रैश का मामला सामने आया था। हाँ, जिसमें जांच के बाद ये सामने आया कि ये दरअसल फ्रेंडली फायर था और इसके लिए 5 अधिकारियों पर जांच भी बैठी। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 विमानों के बीच भी फ्रेंडली फायर की एक घटना हुई थी। मतलब ये घटनाएं बताती है कि चूक किसी से भी हो सकती है। एकदम सही। लेकिन 22 मार्च 2003 की एक घटना ऐसी है जिसने पूरी सैन्य जगत को झकझोर कर रख दिया था। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस वाली घटना। हाँ, वही। अली अल सलीम एयरबेस पर उस दिन जो हुआ, वो सिस्टम फेलियर का एक ऐसा क्लासिक उदाहरण है जहां हर वो चीज गलत हुई जो गलत हो सकती थी। तो दरअसल उस दिन हुआ क्या था? देखिए, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 टॉर्नेडो लड़ाकू विमान अपना मिशन पूरा करके कुवैत के उसी एयरबेस पर लौट रहे थे। पहले विमान का कॉल साइन था याहू 75, जो बिना किसी परेशानी के एकदम सुरक्षित उतर गया। लेकिन उसके ठीक पीछे जो दूसरा विमान आ रहा था, जिसका कॉल साइन याहू 76 था, बिल्कुल, उसे उसी एयरबेस की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी ने दुश्मन की मिसाइल समझकर मार गिराया। बाप रे! और उस विमान में मौजूद दोनों क्रू सदस्यों की जान चली गई। मतलब एक ऐसा एयरबेस जिसे अपने ही विमानों की सुरक्षा करनी थी, उसने अपने सहयोगी देश के विमान को मार गिराया। ये सुनकर ही अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब किसी भी आम इंसान के मन में पहला सवाल यही उठेगा कि इतनी एडवांस्ड रडार प्रणाली अपने ही विमान को दुश्मन की मिसाइल कैसे समझ सकती है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। ये मानवीय भूलों और तकनीकी खामियों की एक बहुत लंबी श्रृंखला थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हमें उस पैट्रियट क्रू की स्थिति को समझना होगा। वो C552 ADA बैटरी का हिस्सा था। ओके। समस्या ये थी कि उन्हें PAC-3 मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग मिली थी, जो उस समय की एकदम नई तकनीक थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। उनके पास पुरानी PAC-2 मिसाइल ही थी। राइट। एकदम सही। नया उपकरण अमेरिका से वहां तक पहुंच ही नहीं पाया था, और वो क्रू एक ऐसे सिस्टम के साथ युद्ध क्षेत्र में था जिसकी उन्हें पूरी ट्रेनिंग ही नहीं थी। और शायद इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात मैंने पढ़ी थी, जो अधिकारी इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, उसकी अपनी योग्यता ही सवालों के घेरे में थी। जी, आप TCO की बात कर रहे हैं। हाँ, TCO। स्रोत बताते हैं कि मिसाइल लॉन्च की अनुमति देने वाले TCO ने
अपना पहला एयर बैटरी टेस्ट फेल कर दिया था। TCO यानी टैक्टिकल कंट्रोल ऑफिसर, आसान भाषा में कहें तो ये वो अधिकारी होता है जिसके हाथ में असल में मिसाइल फायर करने की चाबी या अंतिम निर्णय होता है। और सैन्य नियमों के अनुसार अगर कोई TCO अपना टेस्ट फेल कर देता है तो उस पर 72 घंटे का अनिवार्य वेटिंग पीरियड लागू होता है ना? बिल्कुल, उसे दोबारा ट्रेनिंग लेनी होती है। लेकिन युद्ध के समय की कमी और दबाव का हवाला देकर इस बेहद महत्वपूर्ण नियम को दरकिनार कर दिया गया। ये तो सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। इसी से जुड़ा रिपोर्ट में एक बेहद सनसनीखेज बयान भी दर्ज है। कौन सा बयान? उस बैटरी के फायर कंट्रोल प्लेटून लीडर ने कहा था कि मुझे युद्ध में जाने के लिए अपनी बटालियन के 80% से अधिक ECS क्रू पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में भारी कमियां हैं। हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाला बयान था। यहाँ ECS से क्या मतलब है और ये बयान कितना गंभीर है? मुख्य केबिन या कंट्रोल रूम होता है जहां ऑपरेटर रडार स्क्रीन देखते हैं और मिसाइल लॉन्च करने का पूरा काम संभालते हैं। तो वो मेन हब है। जी। अब जरा सोचिए, जिस इंसान पर इस पूरे क्रू की जिम्मेदारी है वो खुद मान रहा है कि उसके 80% लोग युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो तबाही की रेसिपी है। बिल्कुल। ये बयान दिखाता है कि वे लोग मानसिक रूप से कितने दबाव में और कितने असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। तो एक तरफ हमारे पास ऐसा क्रू है जिसकी ट्रेनिंग अधूरी है और दूसरी तरफ तकनीक भी उनका साथ नहीं दे रही थी। रिपोर्ट में एंटी रेडिएशन मिसाइल या ARM के मापदंडों का जिक्र है। हाँ, ARM। जब याहू 76 विमान लैंड करने के लिए नीचे आ रहा था तो रडार ने उसे गलत कैसे पढ़ लिया? दरअसल पेट्रियट रडार को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वो दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलों को हवा में ही पहचान सके। ठीक है। लेकिन इराक किस तरह की मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए रडार में जो नियम या मापदंड डाले गए थे वो बहुत ही सामान्य और ढीले थे। मतलब बहुत ब्रॉड पैरामीटर्स थे। हाँ, ब्रॉड थे। तो जब याहू 76 विमान लैंड करने के लिए तेजी से नीचे उतरा और उसने अपनी गति कम की तो उसका वो जो प्रक्षेप वक्र था, ट्रेजेक्ट्री, जी, वो ट्रेजेक्ट्री रडार के उन ढीले मापदंडों से मेल खा गई। रडार के एल्गोरिथम ने तुरंत उसे एक लड़ाकू विमान की जगह एक खतरनाक मिसाइल घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर सैन्य विमान में अपनी पहचान बताने का एक सिस्टम होता है जिसे हम IFF कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो। हाँ, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक ऐसा गुप्त डिजिटल हैंडशेक होता है जिससे रडार को पता चलता है कि विमान अपना है या दुश्मन का। फिर इस मामले में ये डिजिटल हैंडशेक फेल क्यों हो गया? इस IFF सिस्टम की विफलता ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी। ऐसा क्यों? देखिए, टॉर्नेडो विमान में मोड 4 IFF लगा होता है जो एक विशेष एन्क्रिप्टेड मिलिट्री मोड है और दुश्मन और दोस्त की पक्की पहचान करता है। जब विमान जमीन पर था तो ये सिस्टम एकदम ठीक काम कर रहा था, लेकिन उड़ान के दौरान विमान की पावर सप्लाई में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये IFF सिस्टम बीच हवा में ही बंद हो गया। यानी विमान ने रडार को अपना गुप्त कोड भेजना बंद कर दिया था। तो क्या ये खराबी सिर्फ हवा में उड़ रहे विमान तक ही सीमित थी या जमीन पर बैठे पेट्रियट क्रू के सिस्टम में भी कोई समस्या थी? समस्या दोनों तरफ थी। जमीन पर बैठे पेट्रियट सिस्टम के क्रू ने उस दिन अपने रडार में मोड 1 के पहचान कोड लोड ही नहीं किए थे। ये तो एक के बाद एक भयंकर गलतियां हो रही थी। और स्थिति को बदतर बनाने के लिए पेट्रियट की रडार स्क्रीन पर लगातार स्पूरियस ट्रैक्स आ रहे थे। स्पूरियस ट्रैक्स मतलब? इसका मतलब है कि रडार तकनीकी खराबी के कारण हवा में ऐसी नकली मिसाइलें दिखा रहा था जो असल में थी ही नहीं। बाप रे। पर चारों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही हो। इस खौफनाक स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्क्रीन पर नकली मिसाइलें दिख रही हैं, क्रू की ट्रेनिंग अधूरी है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाहेंगे। बिल्कुल। पूछना चाहेंगे कि बाहर असल में हो क्या रहा है। तो क्या वे किसी से संपर्क नहीं कर पाए? वे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी थी। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि सेलफोन पर सिग्नल नहीं थे और जो वॉकी टॉकीज उनके पास थे वे रुक रुक कर चल रहे थे या बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मतलब वे पूरी तरह से कट चुके थे। उच्च अधिकारियों से और समन्वय केंद्र से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। उनके पास फैसला लेने के लिए 1 मिनट से भी कम समय था। 1 मिनट से भी कम? जब आप घबराहट में होते हैं, स्क्रीन पर खतरा दिख रहा होता है और किसी से बात नहीं हो पाती, तो ऑपरेटर वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। उन्होंने अपने बचाव में मिसाइल फायर कर दी। तो अमेरिकी जांच रिपोर्ट ने इस पूरी घटना को एसिंक्रोनस प्रक्रिया कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन ब्रिटिश जांचकर्ताओं ने इसे सिरे से नकार दिया। ये एसिंक्रोनस प्रक्रिया आधुनिक युद्ध में क्या मायने रखती है?
एसिंक्रोनस का साधारण मतलब होता है तालमेल की कमी, लेकिन आधुनिक युद्ध के संदर्भ में जहां फैसले सेकंड के हजारवें हिस्से में होते हैं, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। कैसे? आज की युद्ध प्रणाली अलग अलग टाइम जोन, सैटेलाइट लिंक और जमीन पर मौजूद अलग अलग रडार के बीच एक माइक्रोसेकंड के सिंक्रोनाइजेशन पर निर्भर करती है। सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। जब ये तालमेल टूटता है, यानी डेटा एसिंक्रोनस हो जाता है, तो स्क्रीन पर दिख रही जानकारी हकीकत से अलग हो जाती है। और फिर गलत फैसले होते हैं। ब्रिटिश जांचकर्ताओं का तर्क यही था कि इसे सिर्फ एक तकनीकी संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता। जब आप एक खराब ट्रेनिंग वाले ऑपरेटर को एक ऐसे रडार के सामने बैठाते हैं जो नकली डेटा दे रहा हो और संचार के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये एक सुनिश्चित आपदा है। जी, एक सुनिश्चित आपदा। सैन्य प्रणालियों की ये खामियां तब और भी खौफनाक हो जाती हैं जब इनका सामना किसी निहत्थे नागरिक विमान यानी पैसेंजर प्लेन से होता है। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है इसका। 8 जनवरी 2020 की घटना इस बात का सबसे दर्दनाक सबूत है कि जब सिविल एविएशन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपस में टकराते हैं तो परिणाम क्या होते हैं। आप यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PS-652 की बात कर रहे हैं। जी, जो ईरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये एक बोइंग 737-800 विमान था जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। आधिकारिक जांच रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि इसे एक एयर डिफेंस यूनिट द्वारा दागी गई मिसाइल से मार गिराया गया था। बिल्कुल। वो समय उस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यधिक भू राजनीतिक तनाव का था। सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। लेकिन एक सुरक्षित हवाई अड्डे से नियमित उड़ान भर रहे एक यात्री विमान को मिसाइल का निशाना कैसे बनाया जा सकता है? रिपोर्ट में घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला का जिक्र है जो एक छोटी सी मानवीय भूल से शुरू हुई। कैसी मानवीय भूल? एयर डिफेंस यूनिट को जब एक नई जगह पर तैनात किया गया तो ऑपरेटर ने सिस्टम को उत्तर दिशा की ओर अलाइन करने में भारी चूक कर दी। अलाइनमेंट की गलती? हाँ, इस गलती की वजह से रडार की दिशा में 105 डिग्री का अंतर आ गया। 105 डिग्री का अंतर तो एक बहुत बड़ी तकनीकी भूल है। लेकिन क्या सिर्फ एक कंपास या दिशा की गलती से एक यात्री विमान को मार गिराया जा सकता है? इसका असर रडार स्क्रीन पर कैसा दिखा होगा? रडार ऑपरेटर की स्क्रीन पर दिशा ही सब कुछ होती है। अच्छा। से उड़ान भर रहा था वो ऑपरेटर को ऐसा दिखा मानो कोई लड़ाकू विमान किसी अज्ञात दिशा से तेजी से उनकी तरफ हमला करने आ रहा हो। ओहो, मतलब प्लेन जा कहीं और रहा था लेकिन स्क्रीन पे वो उनकी तरफ आता हुआ दिखा। जी, ऑपरेटर को वो एक सीधा खतरा नजर आया। ऐसी स्थिति में जब ऑपरेटर को स्क्रीन पर खतरा दिखता है तो सैन्य प्रोटोकॉल कहता है कि उसे तुरंत अपने समन्वय केंद्र को सूचित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या उसने ऐसा करने की कोशिश नहीं की? यहीं पर दूसरी सबसे बड़ी विफलता सामने आती है। जब ऑपरेटर ने इस खतरे को देखा और इसकी पुष्टि करना चाहिए तो एयर डिफेंस यूनिट और समन्वय केंद्र के बीच का संचार नेटवर्क पूरी तरह टूट चुका था। फिर से कम्युनिकेशन फेलियर। ये बिल्कुल 2003 के पैट्रियट हादसे जैसी ही स्थिति थी। कोई भी संदेश न तो जा पा रहा था और न ही आ पा रहा था। जब संचार टूट गया तो अंतिम फैसला कैसे लिया गया? क्या ऑपरेटर के पास अपनी मर्जी से मिसाइल दागने का अधिकार था? नहीं, सैन्य कमांड का नियम बहुत स्पष्ट था कि बिना समन्वय केंद्र की अनुमति के मिसाइल फायर नहीं की जा सकती। तो फिर उसने फायर कैसे की? ऑपरेटर ने ये मान लिया कि उन पर हमला होने वाला है और उसने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के अपने विवेक से मिसाइल लॉन्च कर दी। ये तो बहुत ही खौफनाक है। और रिपोर्ट में एक बेहद तकनीकी जानकारी दी गई है जो इस त्रासदी की भयावहता को और बढ़ा देती है। कौन सी जानकारी? इस मिसाइल के वॉरहेड में कॉम्प बी प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। मैंने स्रोत में भी कॉम्प बी का जिक्र पढ़ा था, लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि एक यात्री विमान के लिए इस खास तरह के विस्फोटक के क्या मायने हैं। देखिए, कॉम्प बी एक ऐसा हाई एक्सप्लोजिव है जिसे मुख्य रूप से इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो धमाके के बाद लक्ष्य को हजारों छोटे छोटे धातु के टुकड़ों में चीर दे, छर्रों में बदल दे। हाँ, जिसे श्रापनिल कहते हैं। ये 50% RDX और 40% TNT का मिश्रण होता है। खतरनाक मिश्रण है। जब इस तरह का हथियार किसी लड़ाकू विमान पर दागा जाता है तो वो कुछ हद तक इसका सामना कर सकता है क्योंकि उसमें आर्मर यानी कवच होता है। लेकिन एक पैसेंजर प्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। एक बोइंग 737 जैसे निहत्थे बिना कवच वाले यात्री विमान के लिए, जिसके अंदर सैकड़ों लोग बैठे हों, इसके परिणाम पल भर में विनाशकारी होते हैं। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम एयर स्पेस रिस्क मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत
हर देश की अपने हवाई क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता होती है। सॉवरेनिटी होती है। हाँ, लेकिन जब उसी हवाई क्षेत्र में आम यात्री विमान भी उड़ रहे हों और सेना का मिसाइल सिस्टम भी सक्रिय हो, तो ये संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये संतुलन बनाए रखना सच में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। नागरिक उड्डयन एजेंसियां, एयरलाइंस और राज्य मिलकर सुरक्षा की कई परतें बनाते हैं। लेयर्स ऑफ सेफ्टी। जी, लेकिन जब सैन्य तनाव बढ़ता है तो एयरलाइंस के पास ये सटीक जानकारी नहीं होती कि जमीन पर तैनात सेना का टॉलरेंस लेवल यानी सहनशीलता का स्तर क्या है। ये बात रडार पे थोड़ी ना दिखेगी। बिल्कुल नहीं दिखेगी। सेना किस चीज को खतरा मानकर गोली चला देगी, ये बात नागरिक रडार पर नहीं दिखती। सूचना के इसी अभाव और संचार के टूट जाने से ये नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है और पैसेंजर प्लेन क्रॉसफायर में आ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे एक देश का अपना ही सिस्टम पूरी तरह फेल हो सकता है, लेकिन ये सवाल तब और भी जटिल हो जाता है जब हम बहुराष्ट्रीय ऑपरेशंस की बात करते हैं। हाँ, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। मैंने यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के शोध में पढ़ा कि जब कई देश मिलकर कोई सैन्य अभियान चलाते हैं तो ये कानूनी रूप से एक भूल भुलैया बन जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, भूल भुलैया। तो एक हवाई क्षेत्र के जवाबदेही संकट से अंतर्राष्ट्रीय कानून और नाटो कैसे जुड़ते हैं? देखिए, जब कई देश एक साथ काम करते हैं तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से नियम लागू होंगे। 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई थी तो इसका मूल उद्देश्य विशुद्ध रूप से रक्षात्मक था, डिफेंसिव था। यानी अगर किसी सदस्य देश पर बाहर से हमला होता है तभी नाटो की सेनाएं एक साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगी। ठीक है। लेकिन EGIL का शोध बताता है कि 1992 से 99 के बीच युगोस्लाव संकट के दौरान नाटो की भूमिका पूरी तरह से बदल गई। वो कैसे? वो केवल रक्षात्मक नहीं रहा, बल्कि वो बलपूर्वक सैन्य गतिविधियों में भी शामिल हो गया, जिसे हम कोअर्सिव एक्शंस कहते हैं। तो ऐसे बलपूर्वक अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध कैसे माना जाता है? क्या संयुक्त राष्ट्र इसमें कोई भूमिका निभाता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर वैश्विक शांति और सैन्य बल प्रयोग का सबसे बड़ा ढांचा है। तन की अनुमति दे सकती है। एनफोर्समेंट एक्शंस। जी, वहीं अध्याय 8 के तहत नाटो जैसे क्षेत्रीय संगठनों को इन अभियानों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी संदर्भ में शोध में ऑपरेशन शार्प गार्ड का जिक्र है। ये समझना दिलचस्प है कि जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो उनका पैमाना कितना विशाल होता है और उसमें गलतियों की गुंजाइश कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, ऑपरेशन शार्प गार्ड नाटो और अन्य सहयोगी देशों द्वारा चलाया गया एक विशाल समुद्री प्रतिबंध अभियान था। मैरिटाइम एम्बार्गो। हाँ, इसका पैमाना और जटिलता इस बात से समझी जा सकती है कि इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 73,000 जहाजों को समुद्र में चुनौती दी गई। 73,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और करीब 5800 जहाजों का बाकायदा निरीक्षण किया गया। वाओ! जब आप इतने बड़े स्तर पर सैन्य बलों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई देशों की नौसेना और वायुसेना शामिल हों, तो नियंत्रण का ढांचा बेहद उलझ जाता है। और यहीं से वो मुख्य मुद्दा सामने आता है जिसे शोध पत्र जवाबदेही का संकट कहता है, क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जी, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र ने किसी अभियान को मंजूरी दे दी, नाटो से लीड कर रहा है और उसमें 5 अलग-अलग देशों की सेनाएं शामिल हैं। अगर ऐसे किसी संयुक्त अभियान के दौरान कोई फ्रेंडली फायर जैसी भयंकर भूल हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? यही आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बड़ी अस्पष्टता है। जब कमान साझा होती है तो जिम्मेदारी तय करना लगभग असंभव हो जाता है। कोई एक व्यक्ति तो है नहीं। वही तो, क्या आप संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदार ठहराएंगे जिसने अनुमति दी, या नाटो को जिसने अभियान चलाया, या उस विशिष्ट देश के सैनिक को जिसने असल में ट्रिगर दबाया? ये सवाल हमें वापस उसी 2003 के पैट्रियट मिसाइल हादसे की याद दिलाता है। बिल्कुल। जो मिसाइल अमेरिका की थी, विमान ब्रिटेन का था और धरती कुवैत की थी। जब सिस्टम अलग अलग होते हैं, प्रशिक्षण के स्तर अलग होते हैं और नियंत्रण का कोई एक मजबूत केंद्र नहीं होता, तो उन एसिंक्रोनस प्रक्रियाओं के कारण जो भ्रम पैदा होता है उसका परिणाम केवल मौत और विनाश होता है। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि अत्यधिक जटिल रक्षा प्रणालियां और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कानून दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। जब तकनीक की रफ्तार बहुत तेज होती है, इंसानी दिमाग पर दबाव अत्यधिक होता है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग में कमी होती है और सबसे महत्वपूर्ण, जब संचार टूट जाता है। एकदम सही,
जब ये सारे कारक मिलते हैं तो एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कानूनी अस्पष्टता के बीच निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के ज्ञान को केवल सैन्य सूचना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, इसका सीधा असर हम पर पड़ता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हवाई यात्रा और वैश्विक सुरक्षा आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हजारों किलोमीटर दूर किसी एयरबेस के रडार स्क्रीन पर होने वाली एक छोटी सी चूक का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम आसमान में कितने सुरक्षित हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत गंभीरता से लेना होगा। तकनीकी विकास के साथ साथ हमारी जवाबदेही तय करने की प्रणालियां भी विकसित होनी चाहिए। इस पूरी चर्चा और इन तमाम दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद एक ऐसा गहरा सवाल जहन में आता है जो शायद सीधे तौर पर इन आधिकारिक रिपोर्टों में न लिखा हो। कौन सा सवाल? लेकिन आज के बदलती दुनिया में उस पर विचार करना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर सैन्य बलों के उपयोग के कड़े नियम बनाता है और देश अपने हवाई क्षेत्र पर पूरी संप्रभुता का दावा करते हैं। जी। लेकिन आज के दौर को देखिए जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। एआई का युग है। ऐसे रडार जो सेकंड के 1000वें हिस्से में खुद ही लक्ष्य तय कर लेते हैं और इंसान केवल कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे उनके इशारों पर काम कर रहा है। ये तो और भी डरावना है। तो ऐसे में अगर भविष्य में फ्रेंडली फायर या गलत पहचान की कोई बड़ी घटना होती है तो क्या हमारा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून सच में किसी मशीन या किसी अकेले देश को जवाबदेह ठहरा सकेगा? बहुत ही वाजिब सवाल है। या फिर हम तकनीक की इस अंधी रफ्तार के सामने हमेशा ऐसे ही बेबस नजर आएंगे? शायद ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि तकनीक की इस अंधी दौड़ में असली जवाबदेही किसकी होगी। और इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।